हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने स्टार्ट किए थे प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट के प्रोविजंस। आज करते हैं फिनिश इस चैप्टर को। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट अब बात करें बेटा परमानेंट अकाउंट नंबर पैन की। पैन बेसिकली बेटा एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है 10 डिजिट का, जो असेसी को बेटा अपनी रिटर्न में या इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ जब वो कम्युनिकेट करता है उसमें मैंडेटरी होता है मेंशन करना। जितने भी चालान फिल करेगा उसमें भी बेटा मैंडेटरी होता है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो सीबीडीटी उससे मांग रही है उसमें मैंडेटरी होता है फाइल करना। बेसिकली इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ जब भी कम्युनिकेशन किया जाएगा या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वहां पर असेसी का पैन जरूर कोट होगा। ठीक है, अब पैन किस किस पर्सन को अप्लाई करना होता है जरा देख लेते हैं एक बार। पर्सन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन, एवरी पर्सन total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable exceed the maximum amount which is not chargeable to tax। यानी हर वो पर्सन बेटा जिसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर गई है उसे पैन लेना ज़रूरी होता है। दूसरी बात हमने बात करी थी एक रिप्रेजेंटेटिव असेसी की। रिप्रेजेंटेटिव असेसी क्या होता था बेटा, किसी और पर्सन के लिए वो असेस किया जाता था इनकम टैक्स एक्ट में। तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी के केस में भी पैन लेना उसे जरूरी होता है अगर वो पर्सन जिसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर जाती है। ठीक है बेटा, टाइम लिमिट क्या होती है एप्लीकेशन की, तो लॉ बात करता है ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच सच इनकम इज असेसेबल। असेसमेंट ईयर की 31 मई तक उससे बेटा पैन ले लेना चाहिए। ठीक है, सेक्शन ये बात करता है। नेक्स्ट, every person carrying on business or profession whose total sales turnover gross receipts or likely to exceed 5 lakh in any previous year। जो पर्सन बेटा बिजनेस कैरी कर रहा है या प्रोफेशन चला रहा है जिसकी टोटल सेल या टर्नओवर उसे लगता है 5 लाख को एक्सीड कर जाएगी प्रीवियस ईयर में, तब बेटा उसे पैन लेना पड़ता है। कब? बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट, एवरी पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन ए इंडिविजुअल which enters into a financial transaction of an amount aggregating to rupees 2,50,000। हर वो पर्सन जो रेजिडेंट है लेकिन इंडिविजुअल नहीं है और एंटर करता है एक ट्रांजैक्शन में जिस ट्रांजैक्शन की अमाउंट कितनी है बेटा 2,50,000 है या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में उस पर्सन को बेटा पैन लेना होगा। डेट क्या रहेगी? ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बेसिकली बात करते हैं हर वो पर्सन जो एमडी है या डायरेक्टर है या पार्टनर है या ट्रस्टी है या ऑथर है या फाउंडर है बेटा या कर्ता है या सीईओ है या प्रिंसिपल ऑफिसर है, उन सभी को पैन लेना होगा। कब तक लेना होगा? ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, यानी असेसमेंट ईयर की बात की जा रही है। ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है बेटा, तो ये वो रिक्वायरमेंट थी कि इन पर्सन को पैन लेना मैंडेटरी है। अब बात करते बेटा उन ट्रांजैक्शन की जो सीबीडीटी ने मैंडेटरी की हुई है कि जहां पर पैन मेंशन करना जरूरी है। नंबर 1, सेल और परचेज ऑफ ए मोटर व्हीकल और व्हीकल एज डिफाइंड इन द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 विच रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टरिंग अथॉरिटी अंडर द एक्ट अदर देन 2 व्हील्ड व्हीकल्स। यहाँ पर जो बात की जा रही है बेटा उन केसेस की जा रही है जहाँ पर पैन जो है देना ज़रूरी होता है असेसी को, जहाँ पर सेल या परचेज की जा रही है किसी मोटर व्हीकल की, और सेल या परचेज में क्या हो रहा है बेटा, रजिस्ट्रेशन हो रहा है रजिस्टरिंग अथॉरिटी के साथ। अदर देन 2 व्हील, यानी मोटर व्हीकल कौन सा है? 4 व्हीलर की बात की जा रही है, तो उस केस में बेटा पैन जो है मेंशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, अगर एसएससी कोई बेटा अपना अकाउंट ओपन करना चाह रहा है किसी बैंक में या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जो बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है या किसी पोस्ट ऑफिस के साथ, तो वहाँ पर बेटा जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी इस नेचर की वहाँ पर पैन जो है मेंशन करना ज़रूरी है। सेकेंड और थर्ड बेटा मैंने यहाँ पर दोनों कवर कर दी। नेक्स्ट, फोर्थ, अगर कोई डीमेट अकाउंट खोला जा रहा है बेटा, ठीक है, तो उस केस में भी बेटा पैन की ज़रूरत होती है।
होटल के या रेस्टोरेंट के बिल की पेमेंट की जा रही है और जो बिल की अमाउंट है बेटा वो एक्सीडिंग 50,000 है, तो उस केस में पेन ज़रूरी होगा। पेमेंट इन कनेक्शन विद ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एनी फॉरेन करेंसी। देखिए दो बात है, ट्रेवल किया जा रहा है किसी फॉरेन कंट्री में, उसके रिगार्डिंग पेमेंट है, या फॉरेन करेंसी को परचेज किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग कोई ट्रांजैक्शन है। दोनों ही केसेस में बेटा पेन की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी होगी अगर जो पेमेंट है बेटा वो एक्सीड करती है 50,000 को। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे जो पेमेंट हो रही है बेटा वो कैश की बात की जा रही है। पेमेंट्स टू अ म्यूचुअल फंड फॉर परचेज ऑफ यूनिट्स, म्यूचुअल फंड की यूनिट परचेज की जा रही है बेटा, अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 तो पेन। पेमेंट की जा रही किसी कंपनी को या इंस्टीट्यूशन को डिबेंचर्स या बॉन्ड परचेज करने के लिए, अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा है तो पेन चाहिएगा। पेमेंट की जा रही है आरबीआई को, बॉन्ड्स जो इशू किया है आरबीआई ने उसे परचेज करने के लिए, तो वहाँ पर भी बेटा पेन की रिक्वायरमेंट है अगर अमाउंट एक्सीड करती है 50,000 को। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, डिपॉजिट कराता है एसएससी अपने बैंक अकाउंट में जो उसने मेंटेन किया है किसी पोस्ट ऑफिस के साथ या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ या बैंक के साथ, तो अगर कैश डिपॉजिट हो रहा है और एक्सीडिंग 50,000 है इन ए डे, ध्यान देना बेटा एक दिन की बात की जा रही है, तो वहां पर बेटा पेन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, एसएससी परचेज करता है कोई बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक किसी बैंकिंग कंपनी से, कोऑपरेटिव बैंक से या बेटा पोस्ट ऑफिस से, तो उस केस में अगर पेमेंट कैश में है 50,000 से ज़्यादा की इन अ डे, तो वहाँ पर भी पेन की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। टाइम डिपॉजिट किया जा रहा है किसी बैंकिंग कंपनी के साथ, पोस्ट ऑफिस के साथ, कोई निधि कंपनी है उसके साथ या एनबीएफसी के साथ, तो उस केस में बेटा पेन की रिक्वायरमेंट होगी अगर जो अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा है वन टाइम और एग्रीगेट में जो अमाउंट है बेटा वो 5 लाख से ज़्यादा है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, तो पेन वहाँ पर चाहिएगा। नेक्स्ट बेटा, पेमेंट हो रही है किसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में जो आरबीआई के अकॉर्डिंग है, तो उस केस में अगर पेमेंट कैश में की जा रही है या ड्राफ्ट के थ्रू की जा रही है और अमाउंट जो है बेटा वो 50,000 से ज़्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तब यहाँ पर बेटा पेन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। नेक्स्ट, अगर लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया जा रहा है और प्रीमियम की अमाउंट जो है वो 50,000 से ज़्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तब भी पेन चाहिएगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा किसी सेल या परचेज के लिए सिक्योरिटीज़ का अदर देन शेयर्स के अलावा जो सिक्योरिटी जैसे डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह, तो उस केस में अगर अमाउंट एक्सीड करती है 1 लाख को पर ट्रांजैक्शन, तो वहाँ पर बेटा पेन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, सेल या परचेज होती है बेटा शेयर्स की जो कि लिस्टेड कंपनी के नहीं है, यानी लिस्टेड शेयर्स नहीं है, तो उस केस में 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट एक्सीड करते ही वहाँ पर पेन की रिक्वायरमेंट होगी। और ध्यान देना ये जो अमाउंट है बेटा ये होनी चाहिए पर ट्रांजैक्शन, यानी एक्सीडिंग 1 लाख पर ट्रांजैक्शन, तभी पेन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, सेल और परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर सेल या परचेज होती है तो अगर बेटा उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख को एक्सीड करती है तो वहाँ पर पेन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। समझ आ गया बेटा इतना। नेक्स्ट 18 पॉइंट बात करता है सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर। जो अभी हमने 17 आइटम पढ़ी है बेटा, इन सभी तरह की सेल या परचेज को छोड़कर जो अदर सेल है, अमाउंट अगर 2 लाख से ज़्यादा एक्सीड होती है पर ट्रांजैक्शन तो वहाँ पर भी पेन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है बेटा। माइनर टू कोर्ट पेन ऑफ पेरेंट और गार्डियन, इन केस बेटा ये जो ट्रांजैक्शन है माइनर के बिहाफ पर हो रही है, तो उस केस में जो माइनर है अपने गार्डियन का या पेरेंट का जो है पेन वहाँ पर कोट करेगा। डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन नॉट हैविंग अ पेन, देखिए इन केस एक एसएससी के पास पेन नहीं है तो सेक्शन प्रोवाइड कराता है एसएससी को डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना होगा, फॉर्म नंबर 16, जिसमें वो मेंशन करेगा मेरी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड नहीं करती, इसलिए मुझे जो है पेन की रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट कर दिया जाए। डिक्लेरेशन वो फाइल किया करता है इन केस अगर वो पेन प्रोवाइड नहीं करा पाता। ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 114B, जो बेटा अभी हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी वो बेसिकली रूल 114B में डिफाइन की गई है। तो सेक्शन प्रोवाइड कराता है ये जो रूल है वो फॉलोइंग क्लास या क्लासेस ऑफ पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं होगी। नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई काउंसलर ऑफिस है या नॉन रेजिडेंट रेफर किए गए हैं बेटा सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन
अदर देन ट्रांजेक्शन रेफर टू इन सीरियल नंबर 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16 और 17। देखिए कौन सी ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है। अदर देन 1 यानी 1 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, 4 को छोड़ के, यानी 3 एप्लीकेबल हो जाएगी बेटा। साथ ही वो बात कर रहा है 7 एप्लीकेबल नहीं होगी, 8 एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी 5 और 6 हो जाएगी। तो इस तरह की वो बात कर रहा है। ठीक है बेटा। चलिए 8 पॉइंट, इफ देर इज अ चेंज इन एड्रेस और द नेम ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ ए पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ विच पैन वाज अलॉटेड टू हिम, ही शुड इंटीमेट सच चेंज टू द एओ। अब देखिए, अगर एसएससी का कोई नेम या नेचर में चेंज होता है बिजनेस का या पर्सन का जिसके बेसिस पर पैन लिया गया था, तो एसएससी जो है इस बात की इंटीमेशन अपने एओ को देगा। 9th पॉइंट बात करता है कि अगर कोई पर्सन रिसीव करता है डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन हमने ऊपर पढ़ी, तो उस केस में एसएससी का वहां पर पैन होना चाहिए। अगर पैन नहीं है तो जनरल इंडेक्स रजिस्टर नंबर होता है बेटा, एक पैन को अप्लाई करते हैं वो मिला करता है, वो होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आधार नंबर है वो होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक नंबर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, इंटीमेशन ऑफ पैन टू पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो डिडक्टी है अपने डिडक्टर को पैन प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट, कोटिंग ऑफ पैन इन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। सर्टेन डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जहां पर पैन जो है बेटा मैंडेटरी होता है। स्टेटमेंट जो फर्निश की गई है 192 2C में, वहां पर बेटा पैन देना मैंडेटरी होता है। सर्टिफिकेट जिसमें टैक्स डिडक्ट हो रहा है उस पर पैन होता है। रिटर्न्स जो 206 में फाइल होती है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, वहां पर पैन जाता है। ऑल स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड डिलीवर्ड अंडर सेक्शन 200 सब सेक्शन 3, वहां पर बेटा पैन मैंडेटरी होता है। रिक्वायरमेंट टू इंटीमेट पैन एंड कोट पैन नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन पर्सन। अब जो ये रिक्वायरमेंट है बेटा पैन को इंटीमेट करने की या पैन को कोट करने की, वो सर्टेन पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं होती। कौन कौन से पर? नंबर 1, जिसकी बेटा टैक्सेबल इनकम नहीं है या जो रिक्वायर्ड नहीं है पैन ऑब्टेन करने के लिए, उस पर पैन वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर वो पर्सन फर्निश करता है बेटा डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 197 कैपिटल एओ को। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद आधार नंबर। 1 सितंबर 2019 के बाद से ये प्रोविजन आया बेटा कि इस पर्सन पे बेटा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पैन को कोट करने की या इंटीमेट करने की, वो आधार नंबर को जो है इंटीमेट या कोट कर सकता है इन लिeu ऑफ पैन। ठीक है। अगर उसके पास पैन अलॉटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधार है। दूसरा, पैन तो अलॉटेड हो चुका है and has intimated his Aadhaar number to prescribed authority in accordance with the requirement contained in section 139AA subsection 2। देखिए बेसिकली क्या किया गया है यहाँ पर, मैंडेटरी कर दिया गया है आधार को कोट करना, कि जिस पर्सन के पास पैन नहीं है वो भी आधार कोट करे, जिस पर्सन के पास पैन है और आधार नंबर भी है और आधार नंबर उसने अपना अथॉरिटी को इंटीमेट कर दिया है, उसे भी बेटा अपना आधार नंबर मैंडेटरी है कोट करना। ठीक है। तो कुल मिला के जो प्रोविजन का क्रक्स बना वो ये बना, आधार नंबर जो है बेटा वो मैंडेटरी हो गया कोट करना पैन के साथ। पैन वुड बी अलॉटेड इन प्रिस्क्राइब मैनर टू अ पर्सन हु हैज़ नॉट बीन अलॉटेड अ पैन बट पोजेस आधार नंबर। पैन नंबर उसी को ही अलॉट किया जाएगा जिस पर्सन के पास पैन नहीं है लेकिन आधार नंबर है। अब ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए हैं 1 सितंबर 2019 के बाद से। ठीक है बेटा। चलिए, कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन और आधार नंबर। सिंपल यहाँ पे बात किया गया है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में एसएससी जाता है, जो अभी प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी, तो वो अपने पैन को या आधार नंबर को कोट करेगा। ठीक है। और साथ ही अपने पैन या आधार नंबर को वो ऑथेंटिकेट करेगा एज पर प्रिस्क्राइब्ड मैनर। बी पॉइंट बात करता है हर वो पर्सन जो डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा है उन प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, वो इंश्योर करेगा कि पैन या आधार नंबर जो है उसमें ड्यूली कोटेड है या नहीं। ठीक है। पावर टू मेक रूल्स। 15 पॉइंट बात करता है कि सीबीडीटी के पास बेटा पावर है, वो रूल्स बना सकती है कि इस मैनर या फॉर्म में पैन के लिए एप्लीकेशन जाएगी, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की कैटेगरीज है जिनके रिलेशन में पैन या जनरल इंडेक्स नंबर या आधार नंबर कोट किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स में, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरीज हैं जिस केस में पैन या जनरल इंडेक्स रजिस्टर्स नंबर या आधार नंबर कोट किया जाएगा, या कौन सी ऐसी क्लास है या पर्सन है जिस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, या कौन से ऐसे फॉर्म है या मैनर है जिस केस में बेटा पैन अलॉट किया जाएगा या जनरल इंडेक्स रजिस्टर नंबर बेटा दिया जाएगा, किस मैनर में पैन या जनरल इंडेक्स रजिस्टर नंबर या आधार नंबर वो कोट किया जाएगा,
किस टाइम और मैनर में ट्रांजैक्शन जो है बेटा इंटीमेट की जाएगी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को, तो इसके रिगार्डिंग सीबीडीटी के पास पावर या रूल है। बेसिकली ये जितना भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा ये थ्योरेटिकल है, इसमें से जो है बेटा 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू में जो वो है पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को बेटा ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप इसे छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट अब बात करते हैं कोटिंग ऑफ आधार नंबर, सेक्शन 139AA। ये सेक्शन बात करता है कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जहाँ पर आधार नंबर को मैंडेटरी कर दिया है कोट करना। एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली कोट आधार नंबर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017। हर वो पर्सन जिसके पास बेटा आधार नंबर है उसे मैंडेटरीली कोट करना है अपना आधार नंबर 1 जुलाई 2017 के बाद। जो एप्लीकेशन वो दे रहा है पैन के लिए उसमें, जो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भर रहा है बेटा उसमें। अभी हमने ये प्रीवियस सेक्शन में भी प्रोविजन पढ़े, वहाँ पर भी इससे मिलते जुलते प्रोविजन इनकॉर्पोरेट कर दिए गए थे, यहाँ पर भी बेटा इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर की। कोटिंग ऑफ आधार नंबर मैंडेटरी इन रिटर्न फाइल्स ऑन और आफ्टर 1/4/2019। सर्कुलर नंबर 6/2019 डेटेड 31 मार्च 2019। ये सर्कुलर आया था बेटा, इस सर्कुलर में मेंशन किया गया था कि जो भी रिटर्न फाइल होंगी 1/4/2019 के बाद या उस डेट को, उस सभी डेटेड में आधार नंबर जो है बेटा कोट करना मैंडेटरी होगा। ठीक है, मैंडेटरी कोटिंग ऑफ एनरोलमेंट आईडी वेयर पर्सन डज नॉट हैव आधार नंबर। बेसिकली अगर किसी पर्सन के पास आधार नंबर नहीं है तो जो आधार नंबर के लिए वो एप्लीकेशन दिया करता है उसमें उसे बेटा एक एनरोलमेंट आईडी मिला करती है, तो वहाँ पर अगर आधार नंबर उसे नहीं मिला है तो एनरोलमेंट आईडी वो दे सकता है, वो भी उसके लिए आधार नंबर की तरह ही ट्रीट की जाएगी। चलिए, इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। इस पॉइंट में बताया गया बेटा कि 1 जुलाई 2017 पर जितने भी असेसीज हैं जिनके पास पैन है, अपना आधार नंबर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को कम्युनिकेट करेंगे। जैसे आपने सुना भी होगा बेटा कि पैन को आधार से लिंक कराएं, ये बेसिकली वही ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन निकाली थी गवर्नमेंट ने कि जितने भी एसएससी के पास पैन हैं वो अपने आधार को उससे लिंक करा लें। ये उस इंटीमेशन की यहाँ पर बात कर रहा है। चलिए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट आधार नंबर। अगर आधार नंबर को लिंक नहीं कराते पैन के साथ तो क्या होगा, तो सेक्शन यहाँ पर बात करता है उन असेसीज के जो पैन है वो बेटा इनऑपरेटिव कर दिए जाएंगे। एक डेट मेंशन की जाएगी, उस डेट के बाद से जितने भी पैन हैं वो सब इनऑपरेटिव हो जाएंगे, यानी उन पर्सन को पैन के लिए फिर न्यू एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, प्रोविजन नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। जो हमने अभी बात की इन प्रोविजन की, ये अप्लाई किस किस पर नहीं होंगे, तो सेक्शन ने बताया वो पर्सन जो स्टेट ऑफ असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय में है उन पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अ नॉन रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो बेटा सुपर सीनियर सिटीजन है उन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। और जो बेटा सिटीजन नहीं है इंडिया के, इन चारों केसेस में बेटा इन पर्सन को आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है कोट करना। ठीक है बेटा। चलिए, स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। तो देखिए बेटा, सीबीडीटी ने बेसिकली कुछ स्पेसिफाइड क्लास या क्लास ऑफ पर्सन बनाई है जो क्या करेंगे, असेसी की हेल्प किया करते हैं उनकी रिटर्न प्रिपेयर करने में, सबमिट करने में। ये पर्सन बेटा कहलाते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स जो होते हैं बेटा बेसिकली एक सीबीडीटी एग्जाम कंडक्ट कराती है, एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स बना जाता है। सेक्शन यहाँ पर एक कंडीशन लगाता है और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल हैं जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं बन सकते। तो समझिए, अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स अदर देन, कौन कौन से पर्सन है बेटा जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं बन सकते। नंबर 1, एनी ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल बैंक विद विच द असेसी मेंटेन अ करंट अकाउंट और हैज़ अदर रेगुलर डीलिंग्स। किसी शेड्यूल बैंक का ऑफिसर है जिस बैंक में एसएससी का क्या है बेटा करंट अकाउंट है या अदर कोई वो ट्रांजैक्शन करता है। एनी लीगल प्रैक्टिशनर हु इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन सिविल कोर्ट इन इंडिया, कोई बेटा लॉयर है वो नहीं बन सकता। चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। एन एम्प्लॉय ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन, जो सीबीडीटी ने मेंशन किया है स्पेसिफाइड क्लास या क्लासेस ऑफ पर्सन, उनके जो एम्प्लॉय हैं वो भी नहीं बन सकते। स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन कौन है बेटा, तो लॉ यहाँ पर मेंशन करता है मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो अदर देन ए कंपनी,
कंपनी को छोड़कर, या एक पर्सन जिसके अकाउंट्स जो हैं बेटा 44AB में ऑडिट हो रहे हों, उन पर्सन के जो एम्प्लॉय हैं वो भी बेटा टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स नहीं बन सकते। ठीक है, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा पावर ऑफ CBDT टू डिस्पेंस विद फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा विद रिटर्न एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सेक्शन 139C एंड 139D। यहाँ पर बेटा CBDT की बेसिकली पावर बताई गई है कि वो ऐसी क्लास या क्लास ऑफ पर्सन बना सकती है जिन्हें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने की, या स्टेटमेंट या रिसीट या सर्टिफिकेट, जो बेटा अभी हमने पढ़े थे अर्लियर सेक्शन में, उनकी बात की जा रही है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्निश नहीं करना। लेकिन यहाँ पर एक प्रोविज़न है बेटा, वो क्या है कि CBDT ने AO को पावर दी है कि AO जब चाहे वो डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट या रिसीट्स उन असेसी से मांग सकता है कि मुझे आप प्रोड्यूस करें। हालांकि उन्हें रिटर्न के साथ फर्निश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन AO के पास पावर है कि वो डिमांड कर सकता है उन डॉक्यूमेंट्स या स्टेटमेंट्स या सर्टिफिकेट एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 139D बताता है कि इस रेस्पेक्ट में CBDT जो है रूल्स बनाएगा। कौन कौन से रेस्पेक्ट में? क्लास और क्लास ऑफ पर्सन जिन्हें रिक्वायर्ड है फर्निश करना रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसके लिए वो फॉर्म और मैनर बताएगा कि किस फॉर्म या मैनर में रिटर्न जो है फाइल की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, स्टेटमेंट है, रिसीट है या सर्टिफिकेट है या ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं जिन्हें फर्निश नहीं करना रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, लेकिन प्रोड्यूस करना है AO के मांगने पर। ठीक है। कंप्यूटर रिसोर्स और द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू बी विच द रिटर्न ऑफ इनकम इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बी ट्रांसमिटेड। कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है जिसमें बेटा रिटर्न जो है, कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसमें रिटर्न ऑफ इनकम बेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिटेड की जा सकती है। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। पर्सन ऑथोराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम। कौन कौन से ऐसे पर्सन है बेटा जो रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई करते हैं? तो एक डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न आप इसमें लर्न रखिए कि जो पर्सन बेटा रिटर्न फाइल करता है, यानी जिस पर्सन की रिटर्न होती है वही पर्सन वेरीफाई किया करता है। ये डिफ़ॉल्ट रूल है। और इन केस वो पर्सन अवेलेबल नहीं है तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल हिमसेल्फ। अगर इंडिविजुअल इंडिया में नहीं है तो क्या होगा बेटा? तो द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, इंडिविजुअल खुद कर दे, इंडिया में नहीं है किसी और ट्रांजैक्शन के थ्रू कर दे इंडिया के बाहर से रह के, या उसने कोई पर्सन अपॉइंट किया है, अटॉर्नी अपॉइंट किया है तो वो अटॉर्नी करेगा। और उस केस में जो पावर ऑफ अटॉर्नी है बेटा वो रिटर्न के साथ अटैच होगी। नेक्स्ट, इंडिविजुअल जो है वो मेंटली इनकैपेसिटेटेड है बेटा, तो उस केस में बेटा उसके गार्डियन या अदर कोई पर्सन जो कॉम्पिटेंट है रिटर्न को वेरीफाई करने में। नेक्स्ट, वेयर फॉर एनी अदर रीजन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू वेरीफाई द रिटर्न। इंडिविजुअल की कोई ऐसी रीज़न है कि वो वेरीफाई नहीं कर पाता, उसके लिए पॉसिबल नहीं है रिटर्न को वेरीफाई करना, तो बेटा उस केस में जो पर्सन उसने ऑथोराइज किया है थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी वो पर्सन जो है रिटर्न वेरीफाई कर देगा। नेक्स्ट, HUF के केस में बेटा कर्ता करेगा। अगर कर्ता इंडिया से बाहर है तो कोई अडल्ट मेंबर है HUF का वो करेगा। अगर कर्ता मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो जो अडल्ट मेंबर है बेटा HUF का वो करेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कंपनी के केस में MD किया करता है। अगर MD बेटा अवेलेबल नहीं है या वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा रिटर्न में तो उस केस में एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या कंपनी में कोई MD ही नहीं है तो क्या होगा? तो एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तब भी यही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, वेयर द कंपनी इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, कंपनी बेटा रेजिडेंट नहीं है इंडिया में, उस केस में कौन होगा? तो जो पर्सन है बेटा जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है तो कंपनी के मैनेजमेंट अफेयर्स को डील करने के लिए वो उस केस में रिटर्न को वेरीफाई करेगा। वेयर द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है बेटा, कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के रेस्पेक्ट में कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है तो उस केस में कौन करेगा? लिक्विडेटर करेगा। वेयर एनी पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रिसीवर ऑफ एनी एसेट ऑफ द कंपनी, तब भी बेटा लिक्विडेटर करेगा। नेक्स्ट, वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी लॉ में कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो उसका टेक ओवर हो गया है तो उस केस में कौन करेगा वेरीफाई रिटर्न? द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, कंपनी ने जो है एप्लीकेशन दी है बेटा IBC में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, यानी कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को इनिशिएट कराना चाहती है।
उस केस में कौन करेगा रिटर्न को वेरीफाई? जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हुआ करते हैं बेटा, जो एडजुकेटिंग अथॉरिटी है उसने जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया होगा वो किया करते हैं इस केस में वेरीफाई रिटर्न। ठीक है। नेक्स्ट फर्म के केस में बेटा जो मैनेजिंग पार्टनर होता है फर्म का वो करता है। इन केस मैनेजिंग पार्टनर नहीं है अवेलेबल तो उस केस में बेटा जो अदर पार्टनर होंगे फर्म के वो करेंगे, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। अगर मैनेजिंग पार्टनर ही नहीं है फर्म में तो कौन करेगा? तो अदर कोई पार्टनर है फर्म का वो ही करेगा, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एलएलपी के केस में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो किया करता है वेरीफाई। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो एनी पार्टनर ऑफ एलएलपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर ही नहीं है एलएलपी में तो एनी पार्टनर ऑफ एलएलपी। ठीक है। नेक्स्ट लोकल अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी के केस में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उस पार्टी का, जिसे सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है, वो किया करता है बेटा वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम। एनी अदर एसोसिएशन, तो जो उसका मेंबर है एसोसिएशन का या प्रिंसिपल ऑफिसर है वो। एनी अदर पर्सन, तो वो पर्सन जो कॉम्पिटेंट है इस एक्ट में, वो पर्सन जो कॉम्पिटेंट है रिटर्न को वेरीफाई करने में वो करेगा। ठीक है। अभी तक जितने भी हम सेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा इनसे जो रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यू में आता है बेटा, आता है थ्योरेटिकल में। ठीक है। इन सेक्शंस को बेटा हल्के में मत लेना, ये सेक्शन जो है आपको एक एक मार्क्स के लिए रुला सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा यहाँ तक आते आते इस चैप्टर तक आते आते थोड़ा सा थकावट फील करते हैं, कहते हैं सर इनकम टैक्स का लास्ट चैप्टर है, इतना तो पढ़ लिया, इसमें से क्या आएगा ना। ये भूल के भी गलती मत करना बेटा। एग्जामिनर इसी का वेट करता है कि बच्चे कहाँ टॉपिक छोड़ के जाएंगे वो वहीं से क्वेश्चन फ्रेम करेगा। इन केस जो स्टूडेंट पहले एग्जाम दे चुके हैं उन्हें इस चीज़ का पता होगा, जितना भी छोड़ के जाएंगे पेपर में वही नज़र आता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कुछ भी छोड़ के ना जाएं, 100% कवर करें। 100% हम कवर कर रहे हैं क्लास में बेटा, आप भी 100% पढ़ के जाएं। ठीक है। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 140 कैपिटल ए। जैसा कि हमने इसे थोड़ा बहुत डिस्कस किया सेक्शन को कि असेसी खुद अपनी कंप्यूटेशन करता है इनकम की, उसमें टोटल इनकम पर टैक्स निकालता है, वो सब हमारा क्या कहलाता है? सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। जब ये टोटल इनकम पर जो टैक्स बना उसे पे कर देता है वो कहलाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो लॉ यहाँ पर बात करता है कि जब एसएससी 139 की रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें से जो भी उसका एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस या कोई रिलीफ या कोई एएमटी का क्रेडिट है वो सब कुछ रिड्यूस करेगा। जो भी उसका टैक्स बनेगा फिर रिड्यूस करने के बाद जब उसे वो डिपॉजिट करा देगा वो कहलाएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेड बाय द असेसर। देखिए जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करेगा असेसी की रिटर्न की और वो असेसमेंट करने के बाद ये पाता है कि असेसी पर टैक्स ज़्यादा बनेगा तो लॉ यहाँ पर बात करता है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स में अंडर सेक्शन 140 कैपिटल ए सबसेक्शन 1 में जो असेसी ने अमाउंट डिपॉजिट कराई है उसमें से सबसे पहले क्या रिड्यूस होगा? जो असेसिंग ऑफिसर टैक्स लगाएगा असेसी पर वो इंटरेस्ट कोई लगा रहा है, वो कोई फीस अगर लगा रहा है तो वो सारी अमाउंट जो है बेटा रिड्यूस हो जाएगी 140 कैपिटल ए सबसेक्शन 1 में से। उसके बाद जितना भी बैलेंस बचा वो नेट बैलेंस होगा जो असेसी टैक्स का पे करेगा। ठीक है, ये बात की गई है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 कैपिटल ए ऑलरेडी डिस्कस्ड, 234B ऑलरेडी डिस्कस्ड। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और फी। अगर असेसी बेटा टैक्स पे नहीं करता, इंटरेस्ट पे नहीं करता या फी पे नहीं करता तो उस केस में असेसी क्या हो जाता था? याद करिए, असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी क्या हो जाता था? असेसी इन डिफॉल्ट हो जाता था। और उसके बाद क्या क्या होगा वो हमारा होता है फाइनल का कोर्स, यानी जो आप इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ेंगे वो तो आपको फाइनल में पढ़ना ही है, प्लस असेसमेंट के जो रियल प्रोविज़न है वो भी आप फाइनल लेवल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेटा मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ताकि आपका जो फाइनल है 1 शॉट में क्लियर हो जाए। इन केस अगर आप यहाँ ढील करेंगे, यहाँ आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बेटा फिर फाइनल में लटक जाएंगे, वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी। और वहाँ पर जो टैक्स का कोर्स है बेटा वो कम से कम बेटा 2 से 2,500 पेज का ही मॉड्यूल है। तो इसलिए इंटरमीडिएट लेवल को सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप पढ़ते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, कंसेप्ट समझ आ जाते हैं, लेकिन जब आप 2 दिन बाद इसे उठाएंगे ना तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो उस केस में हमारी जो ये वीडियोस हैं तब बेटा आपकी हेल्प करेंगी।
अब मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, आप इसे अच्छे से करिए। जहाँ पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लासेस में या दिक्कत आ रही है, आप उस क्लास को फिर से देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, 100% मेरी गारंटी है। इन केस फिर भी अगर आपके प्रोविजन क्लियर नहीं होते तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं। जो भी क्वेरी होगी विद इन 24 आवर्स में हम कोशिश करेंगे आपकी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा। साथ ही बेटा अगर आपके पास कोई स्कैनर है या क्वेश्चंस है उन्हें ज़रूर करिए। इनकम टैक्स मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें तो करना ही करना है, एक भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल को आपको स्किप नहीं करना है। और इसके अलावा जो स्कैनर वगैरह है आपके पास उसे भी करिए। तो बेटा इनकम टैक्स इंटरमीडिएट लेवल का जो हमारा कोर्स है वो यहाँ पर आज हमारा फिनिश हो जाता है। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट बैच में।